साथियों, आज के समय में एक महत्वपूर्ण समस्या ये अराइज़ हो रही है कि आए दिन लड़कियां थाने पहुंच जाती हैं और 99% लड़कियां झूठे आरोप लगाकर लड़कों को बदनाम करने का प्रयास करती हैं। उनके जो एक्यूजेशन है वो फॉल्स होते हैं और उनका ये कहना होता है कि या तो इसने मुझे डाउरी के लिए हैरेस किया, या इसने मेरे को जो है सेक्सुअल एक्सप्लॉइट किया, या सेक्सुअली मेरा हैरेसमेंट किया, या इसने मेरी जो इंटीग्रिटी है या जो मेरी मॉडेस्टी है उसको आउटरीच किया। और सबसे हीनियस आरोप जो इन सब के बीच में है वो है रेप का। आप सब जानते हैं कि रेप क्या है, बेसिकली फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। आज एक पुरुष या महिला के लिए उसकी इज़्ज़त बहुत प्यारी है। अगर फोर्सफुल उसके साथ इंटरकोर्स किया जा रहा है तो उस सिनेरियो में उसकी ये कंप्लेंट जो है उसको एक सीरियस अपराध के रूप में कंसिडर किया जाता है। और रेप को अगर हम देखें तो उसके लिए भी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं कानून में लेकर। पर जो व्यक्ति सज़ा का पात्र है वो तो आराम से घूम रहा है, पर जो व्यक्ति निर्दोष है बेचारा वो जेल में घूम रहा है और सब लोग उसको नोच रहे हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई भी हो। किसी को कोई भी परवाह नहीं है उसकी, सब अपनी अपनी जेबें भरना चाहते हैं। ये फैक्ट है, सच्चाई ये सुननी पड़ेगी और इस व्यवस्था का शिकार भी जो है आप लोग होते हो। पर साथियों, इसी के बीच एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट निकल के आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, जहां ना केवल अक्यूज की सुनी गई अपितु लड़की के विरुद्ध यह आदेश दिए गए कि अगर ये मालूम पड़ता है कि झूठे आरोप उससे लगाए हैं तो उसके विरुद्ध निश्चित तौर पर सख्त कानूनी कार्रवाई जो है की जाएगी। ऐसे जजमेंट होते बहुत कम है, पर जब आते हैं तो वो स्वागत के योग्य भी होते हैं। तो साथियों, जजमेंट हमें समझना होगा, इसके की पॉइंट को समझना होगा, स्ट्रक्चर को समझना होगा और क्या आदेश किया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको समझना होगा, ताकि हम अपने राइट्स को एज पर लॉ जो है वो सिक्योर कर सकें। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंत तक वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा, ताकि एक एक चीज़ जो है आपको क्लियर हो सके। साथियों, शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जजमेंट जो है ये ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का है, अजय बनाम स्टेट ऑफ यूपी इस जजमेंट का जो है नाम है। साथियों, यहाँ पर अक्यूज ने जो है वो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन मूव करी थी सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन याद रहेगा ना आपको, एंटीसिपेटरी बिल किस में मूव होती है? सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी। कहाँ मूव होती है? बिफोर सेशंस कोर्ट, और सेशंस कोर्ट से आपको एंटीसिपेटरी बिल नहीं मिली है, देन बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट। यहाँ पर जिस क्राइम के तहत उसने एंटीसिपेटरी बिल मूव करी थी वो रजिस्टर्ड था अंडर सेक्शन 376, 313, 504, 506 ऑफ आईपीसी। इसके अलावा सेक्शन 3/4 प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट को भी यहाँ पर लगाया गया था। ये सबसे हीनियस ऑफेंस जो है यहाँ पर कैटेगराइज हैं, जिसमें एंटीसिपेटरी बिल को जो है वो मूव किया गया है। साथियों, कॉन्टेंशन क्या था एप्लीकेंट का कि उसको जो है फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टेंशन होता है किसी भी केस में। अगर आपको एंटीसिपेटरी लगाना है या रेगुलर बिल लगाना है तो ये पॉइंट तो आपको अर्ज करना ही पड़ेगा, क्योंकि टारगेटेड केस है, जस्ट टू हैरेस मी। इनका कहना यह है कि ऐसा कोई इंसिडेंट ही नहीं हुआ है जैसा एलिज किया गया है इम्प्यूटेड एफआईआर में। ना तो हमने कोई ऑफेंस कमिट किया है, ना ही एलिज इंसिडेंट हुआ है, पूरी की पूरी एफआईआर कॉन्कॉक्टेड है। इनका कहना है कि जो भी एलिगेशन है जिसके अनुसार एप्लीकेंट जो है उसने रेप कमिट किया है विक्टिम पर वर्ष 2011 के अंदर। उनका ये भी कहना है कि जो इंसिडेंट है इट इज़ एलिज टू हैव बीन टेकन प्लेस इन द ईयर ऑफ 2011, वेयर एज एफआईआर जो है वो लॉन्च हुई है 2019 में, लगभग 8 साल बाद, और इसका कोई प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया है। तो पहला अटैक क्या था डिफेंस का कि डिलेड एफआईआर है। अगर एफआईआर डिलेड है, कोई प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इतने लंबे टाइम बाद क्यों कराई जा रही है, तो इतनी बड़ी ह्यूज डिले का बेनिफिट जो है अक्यूज को मिलना चाहिए, उससे खामियाजा जो है वो प्रोसिक्यूशन को उठाना चाहिए। इनका ये कहना है कि 164 के जो बयान रिकॉर्ड हुए हैं विक्टिम के, उसमें उसने एडमिट किया है कि एप्लीकेंट के साथ उसके फिजिकल रिलेशनशिप रहे हैं, तो ये कंसेंशुअल थ्योरी पर लेके चल रहे हैं इस थ्योरी को। इनका कहना यह है कि विक्टिम ने जब खुद एडमिट करा कि शी हैज़ फिजिकल रिलेशनशिप विद द एप्लीकेंट मीन्स शी इज़ अ कंसेंटिंग पार्टी। और अगर रेप की परिभाषा को यदि आप देखें तो उसमें क्या लिखी हुई बात कि इफ़ द पर्सन इज हैविंग द कंसेंचुअल इंटरकोर्स विद द वुमेन इन दैट सिनेरियो इट वुड नॉट बी अ रेप। अब तो अगर कंसेंट से है तो विल से है तो ये रेप नहीं होगा अगर इंटरकोर्स इस सिनेरियो में आ रहा है तो। इनका कहना है कि जो कंसर्न विक्टिम है वो मेडिकली एग्जामिन हुई है 28/3/19 को और उसकी एज जो है वो 18 साल है और सप्लीमेंट्री मेडिकल रिपोर्ट है उसमें कोई भी स्पर्मेटोजोआ नहीं मिले हैं, तो कोई भी रिसेंट सेक्स की एविडेंस जो है वो फाइल पे नहीं है। और दूसरी बात, मेडिकल भी जो है वो करीबन 9 साल बाद या 8 साल बाद जो है रिकॉर्ड हुआ है, और जिस समय ये मेडिकल हुआ उस समय इसकी उम्र थी 18 साल। इनका कहना है कि जो एलिज इंसिडेंट है एप्लीकेंट और उसकी फैमिली को उस सिनेरियो में झूठा फंसाया गया, एंटायर इंसिडेंट इज फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड। इनका कहना है कि को अक्यूज जो है इस केस में उसको ऑलरेडी जो है एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है और उसकी कॉपी भी जो है यहाँ पर इंक्लोज की गई और कंसेंट डॉक्यूमेंट्री एफिडेविट्स भी जो है कोर्ट में पेश किए गए। इनका कहना है कि प्रीमिया पेशे देयर इज़ नो केस। इनका कहना है कि हमारी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। इसके अलावा हमने ऐसा कोई भी अपराध कारित नहीं करा जिसके
लिए हमें फंसाया जा रहा है और हमें इस झूठे केस में एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है, जो कि मस्ट है टू मूव द एंटिसिपेटरी बेल। दैट्स वाई वी शुड बी रिलीज ऑन बेल। और हमसे कोई रिकवरी नहीं होनी है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी है, और कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन है भी तो उसके लिए हम कॉपरेट करेंगे। वी विल नॉट मिस यूज द लिबर्टी ऑफ बेल। साथियों, इस केस में इस बेल को जो है स्टेट ने अपोज किया। कोर्ट ने रिकॉर्ड को पेरूस किया। कोर्ट ने कुछ बिंदु लिखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट का कहना है कि जो परिवादिया या जो विक्टिम है उसके जो बयान है 161 और 164 सीआरपीसी में, उसमें है मटेरियल कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब अभी तो जेरा ही नहीं हुई है, अगर इन दोनों को पढ़ते हैं तो दोनों में ही विरोधाभास है। जो वर्जन एफआईआर में है उसमें ये मेंशन है कि एप्लीकांट ने फिजिकल रिलेशनशिप बनाए हैं विक्टिम के साथ में 2012 में, जबकि 161 के स्टेटमेंट में उसने ये लिखा है कि उसके साथ जो फिजिकल रिलेशनशिप बने हैं ये बने हैं 2013 के अंदर। तो ये दोनों बातें एक विरोधाभास की स्थिति को जो है प्रकट करती है कि 161 में अलग स्थिति है और जो रिपोर्ट है उसमें अलग स्थिति है। तो कोर्ट ने कहा विदाउट एक्सप्रेसिंग एनी व्यू रिगार्डिंग द एक्यूजेशन एंड द एंटीसीडेंट, कोर्ट ने अक्यूज को जो है रिलीज़ किया ऑन द एंटीसिपेटरी बेल। और कोर्ट ने इसके अलावा संवैधानिक बेंच के फैसले पर, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, जिसका नाम है सुशीला अग्रवाल बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी, उस पर भी जो है रिलाई करा। और कोर्ट ने स्पेसिफिक किया कि एंटीसिपेटरी बेल जो है वो किस प्रकार ग्रांट करनी है, उसके बेसिक फंडामेंटल क्या है, ये इस जजमेंट में जो है डिस्कस किया गया है। तो कोर्ट ने कहा कि जो अक्यूज है वो डिजर्व करता है टू बी रिलीज ऑन द एंटीसिपेटरी बेल विद द फॉलोइंग कंडीशंस। कंडीशंस क्या कि ही शैल कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन एज एंड व्हेन ही इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एविडेंस को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, कंट्री को लीव नहीं करेगा, अपना पासपोर्ट जो है सरेंडर कर देगा, और ये एक अंडरटेकिंग फाइल करेगा कि कोई भी अनावश्यक एडजॉर्नमेंट डेट्स पर नहीं लेगा और किसी भी रूप में विटनेस को टेम्पर बेद नहीं करेगा और अपनी लिबर्टी को जो है मिसयूज़ नहीं करेगा। और जब भी कोर्ट बुलाएगी, खासकर ओपनिंग ऑफ केस पे, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पे, मुलजिम बयान पे, फैसले पे, कोर्ट में जो है उपस्थित रहेगा। और अगर ये कंडीशंस का मिसयूज़ करता है तो वहाँ पर स्टेट जो है बेल को मूव करने के लिए फ्री होगी। ऐसी लिबर्टी जो है स्टेट को ग्रांट की जाती है। तो कोर्ट ने यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन जो है यहाँ पर दी है। अंत में कोर्ट ने क्या लिखा, इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू ऑब्जर्व दैट इन द सोसाइटी फॉल्स एफआईआर जो है सामने आ रही है पॉक्सो में और SC/ST में, इनोसेंट लोग जो है वो जेल जा रहे हैं, मजाक बन के रह गया है और उनकी जो इमेज है उसको नष्ट करने का, बर्बाद करने का जो है कार्य किया जा रहा है, और जिसका एक ही मात्र मोटिव है, जस्ट टू टेक द मनी फ्रॉम द कंसर्न स्टेट। ये अनफॉर्चुनेट है कि मैक्सिमम केसेस की लाइट में ये जो वुमेन है ये मिसयूज़ कर रही हैं लॉ को एज अ वेपन टू ग्रैब द मनी, विच शुड बी स्टॉप। तो लुकिंग टू द rampant and daily increasing prevalence of the such type of crimes of sexual violence, I think it is a high time कि स्टेट ऑफ यूपी और यूनियन ऑफ इंडिया को इस और जो है वो ध्यान देना चाहिए, और इशू काफ़ी सेंसिटिव है। कोर्ट ने कहा कि इन केस ये मालूम पड़ता है कि विक्टिम ने फॉल्स एफआईआर लॉन्च करी है तो उसके खिलाफ भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट की जाए और इंक्वायरी भी जो है इनिशिएट की जाए। इन केस एनी मनी इज गिवन बाय द स्टेट टू द विक्टिम, ये भी जो है विक्टिम से जो है रिकवर की जाए। ऐसा ऑब्जर्व करते हुए 10/8/23 को कोर्ट ने अपना जो है फैसला सुनाया। तो साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैसला है। 3 बातें समझ में आती है कि अगर फॉल्सीफाई है एफआईआर 161 की बयान और 164 की बयान, तीनों में विरोधाभास है, इट इज़ अ फिट केस टू हैव द एंटीसिपेटरी बेल। तो इस पॉइंट को लेके चलिए। नंबर 2, अगर सफलता नहीं मिलती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जाइए। नंबर 3, जब बेल की अर्जी को ड्राफ्ट करें सारे पॉइंट्स को आप कवर अप करते चलें। चौथी बात, अगर लड़की माइनर है तो कंसेंशुअल थ्योरी को नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ही डेंजरस है, जैसा इस केस में हुआ। हालांकि एडवोकेट ने ली है थ्योरी ऑफ कंसेंट, बट थ्योरी ऑफ कंसेंट को जो है अवॉइड करें रादर देन वी शुड स्टेट द अल्टीरियर मोटिव कि सिर्फ पैसे लेने की नीयत से मुझसे भी और स्टेट से भी ये केस जो है वो फाइल किया गया है। और सबसे हैरानी की बात, सबसे अच्छी बात यह है इस केस में कि एक नई राह दिखाई है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि अगर ऐसे फॉल्स केस सामने आते हैं जिसका एकमात्र मोटिव पैसा लूटना है, हड़प करना है, तो वहाँ पर स्टेट एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई इनिशिएट करनी चाहिए, और कोई पैसा स्टेट ने दिया है तो ऐसी लड़कियों से रिकवर भी करना चाहिए। तो कोर्ट ने अपनी ग्रीवेंसेस को रिफ्लेक्ट किया है इस जजमेंट के तहत। तो साथियों, इंपॉर्टेंट जजमेंट, स्वागत किए जाने योग्य जजमेंट, मेंस राइट के पक्ष में एक इंपॉर्टेंट जजमेंट। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।